हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आपसे हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं जीएस पॉइंटर का आपका घटना चक्र है, जो कि आपका पूरा अवलोकन पूरा सार है, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है। और जो इसमें टॉपिक है हमारा वो प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास है, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होगा। फिर वो आपका एग्जाम किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आप सभी को ही पता है कि जीएस पॉइंटर घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये चाहे आपका कैसा भी एग्जाम हो, एसएससी का हो या पीसीएस का हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी का भी हो, टीचिंग संबंधी एग्जाम हो। अब आपको पता ही है कि अभी आपकी लेटेस्ट ही आपके जो योगी सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि बहुत ही जल्द आपकी सारी वैकेंसियां देखने को मिलेंगी। जैसे कि पुलिस की वैकेंसी है, साथ ही आपकी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी की भी जो एग्जाम है, जो पेंडिंग एग्जाम है, साथ ही आपका आरओ का भी एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होने हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी पेंडिंग एग्जाम थे वो अब सब आपके होने वाले हैं। तो इस साल जो आपकी ये साल जो आएगी ना, और जो अब दोबारा मई आएगी आपकी 10 मई तक आपकी ज़्यादातर वैकेंसियाँ कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि अगर वो सरकार को दोबारा सरकार लेनी है तो वो ज़रूर वैकेंसियाँ निकालेंगे। और इस साल आपकी ज़रूर वैकेंसियाँ निकलनी है। तो इन सभी के लिए बेहतर तैयारी के लिए हमने ये आपका घटना चक्र की सीरीज चला रखी है, जिसमें आपको डेली आपको मिलेंगे इसके, आपको जैसे प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, साथ ही आपको आधुनिक भारतीय इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई। इस तरीके की सारी वीडियो आपको मिलेंगी, हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जाएंगी, जिससे आपके एग्जाम की बेहतर तैयारी हो सके। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना और सपोर्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आज के पॉइंट पर चलेंगे करते हैं। उसमें आपको बता दें कि पिछली वीडियो में हमने आपका शैव धर्म और भागवत धर्म को कंप्लीट किया है। आज हम आपको 6ठी शताब्दी पूर्वी जो है आपकी राजनीतिक दिशा कैसी क्या रही है उसके बारे में बात करेंगे, और उसी के साथ साथ हम यूनानी आक्रमण को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको हम बता दें कि भारत के प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो जो प्राचीनतम जो सिक्के हैं वो आपके चांदी के प्राप्त हुए। कैसे? चांदी के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और प्रगोत के राजा कौन? प्रगुत जो राजा है वो उनकी राज्य कौन से राज्य के राजा थे? तो अवंती के। उदयन आपके वत्स के थे, और प्रसेनजित आपके कौशल के, और अजातशत्रु मगध के थे। ठीक है, इसी में आगे है आपका अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये कलिंग में, कहाँ पर? कलिंग में। ठीक है, और उज्जैन का प्राचीन काल क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन काल अवंतिका है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका जैसे कि ये क्वेश्चन आएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य से पहले का जो टाइमिंग है उसकी क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, फिर है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो आपका मध्यमिका एवं विराट नगर है। कौन सा है? मध्यमिका एवं विराट नगर। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो आपको बता दें कि पाटलिपुत्र के जो संस्थापक हैं वो उदयन है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कनिष्क में से पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई था वो कौन थे? तो पाटलिपुत्र को जो सबसे पहले अपनी जो राजधानी के रूप में जिसने बनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि जो पाटलिपुत्र है उसको किसने बसाया था? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उदयन, लेकिन उसे राजधानी के रूप में चंद्रगुप्त ने बनाया था। ठीक है, फिर है कि पाटलिपुत्र का सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था तो उदयन में। यह बात किसकी हुई है? तो यहाँ पर्टिकुलर 4 ऑप्शन दिए, उसमें से पूछा गया और ये उदयन है आपका पहले। अगर उदयन होता तो आपका उदयन आंसर हो जाता। जैसे कि चंद्रगुप्त है, अशोक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क, इनमें से किसने सबसे पहले राजधानी बनाई है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे है आपका कि उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो इनकी जो दंत कथा है वो आपकी उज्जैन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट की प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईस्वी पूर्व 6ठी ईसा शताब्दी से। जो मगध पूर्व जो साम्राज्य है उसका जो उत्कर्ष हुआ है वो 6ठी शताब्दी पूर्व हुआ है। ठीक है, आगे है कि गांधार, कम्बोज, काशी तथा मगध में से वह है जो ईसा 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था। तो जो काशी था वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली नगर था। ठीक, फिर है कि शाक्य, लक्ष्मी एवं योधेय में से प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था। तो जो योधेय है ये आपका प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था। ठीक है, फिर है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। तो ये जो लिच्छवी है, लिच्छवी आपका विश्व का सबसे पहला गणतंत्र था जो वैशाली में स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे आता है कि पार्श्वनाथ आपके जैन धर्म से संबंधित है, बिंदुसार मौर्य से, स्कंदगुप्त आपके गुप्त वंश से, और चेतक आपके लिच्छवी से संबंधित है। 16 महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं पिछली वीडियो में ही।
फिर आता है कि 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वो है, तो जो अगुंतक निकाय व भगवती सूत्र है उसमें आपको 16 महाजनपदों की पूरी विवरण जानकारी प्राप्त हो जाती है। वही है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है, तो जो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी है वो अहिलछत्र में है। कहाँ है? अहिलछत्र में, ठीक है। फिर आता है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी थी, तो जो मथुरा थी वो आपकी शूरसेन की राजधानी थी, ठीक है। चंपा, तो चंपा आपकी अंग की राजधानी थी और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी, तो जो शक्तिमती है वो आपकी सुक्तिमती, तो वो आपकी चेदी की राजधानी थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद, तो जो अशशक है, अशशक ये आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। मगध की प्रारंभिक राजधानी तो राजगृह या गिरिव्रज थी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि गिरिव्रज राजगृह पाटलिपुत्र तथा कौशाम्बी में से हुए है जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, तो जो कौशाम्बी है वो आपकी कभी भी मगध राज्य की या मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही थी। वही है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास है, तो जो प्राचीन श्रावस्ती था उसका जो नगर विन्यास यानी कि उसका जो मैप था वो अर्धचंद्राकार था, इस टाइप का है, इस टाइप का, ठीक है। आगे है आपका कि मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं उसी कारण से अपने पुत्र द्वारा मारा गया था, तो वो अजातशत्रु थे। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हर्यंक था। क्या था? हर्यंक, ठीक है। आगे है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार हुआ है, तो शिशुनाग के शासन काल में मालवा क्षेत्र पर जो मगध की सत्ता का विस्तार था, ठीक। फिर आता है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किसका था? तो नंद वंश जो खत्म हो गया था उसके बाद जो मगध पर शासन किया वो मौर्य वंश ने किया था, ठीक है। आगे है कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है, तो खारवेल का हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो है, ठीक है। आगे है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम है, तो हर्यक वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, ठीक है। इसके बाद आता है कि मगध का सम्राट जो अपरो पर सुराम के नाम से जाने जाते हैं, तो वो महापद्मानंद थे, ठीक है। फिर आता है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, ठीक है। आगे है कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक संबंधित था, तो बिंबिसार के दरबार से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट है कि कालपी नगर जिस नदी के तट पर स्थित है तो वो यमुना नदी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्राचीनतम जनपद तो वो आपका हुआ कुरु, जो इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। पांचाल की राजधानी अहिलछत्र थी। कौशल की साकेत और वत्स की कौशाम्बी थी। तो ये आपके 6ठी शताब्दी पूर्व जो आपके क्वेश्चन थे ये आपके कंप्लीट होते हैं। अब जो आपका टॉपिक आएगा वो यूनानी आक्रमण रहेगा और यूनानी आक्रमण के बाद आपका मौर्य साम्राज्य आएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसे भी देख लेते हैं। तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत का शासन कौन था? यानी कि जब सिकंदर ने भारत पर हमला किया था तो उस टाइम पर उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो नंद वंश का शासन था, ठीक है। फिर आता है कि मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन थे, तो जो घनानंद हैं वो आपके सिकंदर के समकालीन थे, ठीक है। नेक्स्ट कथन है आपका कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईस्वी पूर्व में भारत छोड़ दिया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो इसका जो पहला कथन है आपका वो सही है, लेकिन इसका कारण आपका एकदम गलत है, ठीक है। फिर आता है आपको बता दें कि जो सिकंदर महान थे वो नदी के तट पर जो उनकी सेना जो थी उस पर विश्राम कर रहे थे, लेकिन जो सेना थी वो इतनी थक चुकी थी कि उन्होंने वो नदी पार करने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से सिकंदर को अपनी सेना के प्रति घुटने टेकने पड़े थे और उसे भारत से जाना पड़ा था उस एरिया से। फिर है कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह था तो वो मशंग था, ठीक है। आगे रहेगा आपका कि भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। तो जो भारत में जो सिकंदर ने सफलता प्राप्त की थी उसके कारण क्या थे? तो उस समय जो भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतरीन थी, साथ ही देशद्रोही शासकों में सहायता की थी। जो देशद्रोही थे उन्हें जिधर पैसा मिलता था ज़्यादा वो उधर ही लुढ़क जाते थे। तो ऐसे लोगों की वजह से हमारे भारत में ज़्यादा तबाही रही है। आगे है कि वह वीर भारतीय राजा जिसने सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। जो आपके पोरस के जो पुरु राजा थे उन्होंने झेलम के तट पर सिकंदर को पराजित किया था, ठीक है। फिर आता है निर्याकर्ष
सानेक्रेटस, डाइमेकस तथा अरिस्टोबुलस में से वो है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। तो ये जो डाइमेकस हैं ये आपके सिकंदर के समय भारत नहीं आए थे। ठीक है, तो ये जो आपका यूनानी से संबंधित क्वेश्चन थे वो भी आपका कंप्लीट हो गया। अब जो आपकी नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो आपकी मौर्य साम्राज्य से संबंधित रहेगी। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम आपका इसमें पूरा कंप्लीट कराएंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।